साथ मौजूद है माहिर माशियात हसन सिद्दीकी साहब और तज्जियाकार उसामा गाजी साहब। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हसन सिद्दीकी साहब, सर ये बिल तो पेश कर दिया गया है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि जब बजट पेश किया जाता है तो एक बजट वजीर खजाना बना रहे होते हैं और एक बजट घर में खवातीन बना रही होती हैं। वजीर खजाना जो बजट बनाते हैं उनके लिए कहा जाता है कि बहुत ही बेहतरीन है, आवाम दोस्त है, लेकिन जब घर की खवातीन बजट बनाती हैं तो जनाब महीना पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। कैसे देखते हैं वफाकी बजट को आप? देखिए, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये बजट और जो फाइनेंस बिल है एक ऐसे मौके पर मंजूर हुआ है कि जो ये माली साल ख़त्म हो रहा है, इसमें सिवाय मईशत की शरह नमू, रेमिटेंसेस और रिजर्व्स, इसके अलावा तमाम अशारिये मनफी हैं जो स्टेट बैंक ने बताया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। करंट अकाउंट का जो बैलेंस की बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा ढिंढोरा था, वो भी अब मनफी हो गया इस साल। तो ये तो तजारती खसारा जो है कुछ 6 अरब डॉलर 11 महीने में बढ़ गया है। रुपए की कदर गिर रही है। हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 11 महीने में कुछ 700 मिलियन डॉलर कम हुआ है। महंगाई बढ़ी है। और तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि क्या इस बजट में ऐसी कोई चीज़ है कि जो इन चैलेंजेस से निमट सकें और महंगाई पर काबू पा सकें। तो इसका वाज़ेह जवाब नफ़ी में है। आपने चूँकि बड़ी अहम बात अवामी नुक्ता नज़र से की है महंगाई, तो मैं आपसे यह कर दूं कि एक होता है भत्ता जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम लेवी। अब से कुछ साल पहले ये चंद अरब रुपया रखा होता था और 2018 में ये 180 अरब था। इस बजट में उसको 610 अरब रुपया रखा गया है। तो अब आप ये देखिए कि जब पेट्रोलियम लेवी 610 अरब रुपया आप रखेंगे तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो बढ़ेंगी लाजमन, और जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए। मगर एक और अहम बात है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी अगले साल, क्योंकि एक्टिविटी बढ़ रही है और हमारी रुपए की कदर गिर रही है। तो हमारा जो कानून है वो ये है कि जब रुपए की कदर गिरती है या आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल पे हुकूमत का टैक्स बढ़ जाता है। तो इन दोनों चीज़ों का जो इम्पैक्ट आएगा वो इतना ज़बरदस्त होगा कि मुल्क में मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि खुदा न खास्ता गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी और गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ेगा, आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी और तालीम और सेहत के बजट में कटौती करनी पड़ेगी और तरक्याती अखराजात में कटौती करनी पड़ेगी। और अब हम एक शैतानी चक्कर की तरफ जा रहे हैं। वो शैतानी चक्कर ये है कि आप कुछ फरमा रहे हैं? नहीं, आप कंटिन्यू करें। मैं शैतानी चक्कर हमारा ये है कि हम टैक्सों में बेजा मराहत और छूट देते हैं ताकतवर तबकों को। उससे जो नुकसान होता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और GST से अवाम पर डालते हैं, यूटिलिटीज़ के रेट बढ़ाते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है, अवाम कुचले जाते हैं। दूसरी तरफ इस महंगाई से सनतों की पैदावारी लागत बढ़ती है। जब सनतों की पैदावारी लागत बढ़ती है तो हमारी बरामदात मुतासर होती हैं। उसको नुकसान को पूरा करने के लिए हमारा जोर रेमिटेंसेस पर आ जाता है और हमने 111(4) भी रखा है कि नो क्वेश्चन आस्क्ड। अब वक्त आ गया है कि FATF जिस तरह से अपने दांत तेज कर रहा है, अभी तक वो 6 महीने का हमें टाइम दिया करता था, अब कि उसने 1 साल का टाइम दिया है। और भारत और जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है का वाइस चेयरमैन है वो भी अपने दांत तेज कर रहा है। आज हमें ये सोचना होगा कि 3 साल में हमने 73 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान आई हैं और इस साल 9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। अगर खुदा न खास्ता FATF ने जो इस वक्त इसको रोका हुआ है, कल को ये सवाल उठाता है कि 111(4) जो आपने रखा है, नो क्वेश्चन आस्क्ड ऑन सर्टेन रेमिटेंसेस, तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। तो अगर 73 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस हमारी 3 साल में आई, इस साल 29 अरब डॉलर आई और उसका 40% अबू धाबी या UAE और सऊदी अरब से आया। इन्हीं 2 ममालिक पर कुछ इल्ज़ामात भी हैं। अगर खुदा न खास्ता ये झटका लगता है तो हम तो उसको तिजारती खसारे को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा? और इस पैसे को तो जाना चाहिए सरमायाकारी के लिए, ताकि हमारी ग्रोथ 8 to 10% होता और हम टैक्सों का निज़ाम सही करके बरामदात बढ़ाते। अब हमारी बरामदात जो है 2 अरब डॉलर बढ़ी है 3 साल में, रेमिटेंसेस हमारी 9 अरब डॉलर बढ़ी हैं। तो मैं जो चीज़ आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम मईशत को इतनी कमज़ोर बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि अभी हमने देखा कि मैं आपको एक फिगर देना चाहता हूँ ताकि सारी पोजीशन क्लियर हो जाए। ये जो बजट मंजूर हुआ है इसमें जो रेवेन्यूज वफाक के हैं वो हैं 7,900 अरब रुपया और 4,300 अरब रुपये सूबों को चले गए डिविजिबल पूल NFC अवार्ड। वफाक के पास बचते हैं 7,500 अरब रुपया और आप 4,500। तो जो दफा है और सूद है उसमें भी 4,500 अरब हैं। इसका मतलब ये कि पूरा जो मुल्क है तरक्याती अखराजात, तनख्वाहें और दूसरी चीज़ें वो आप कर्ज़ों पर चलाएंगे, बजट खसारे पर चलाएंगे या निजकारी पर चलाएंगे। नंबर 1, ये तो बहुत संगीन मसला है। दूसरा ये था कि बजट में ये कहा गया था कि सूबे 570 अरब रुपया फाजिल दिखाएंगे। अब सूबों के बजट आ गए,
तकरीबन 550 अरब रुपए का झटका मार दिया, उन्होंने फाजिल नहीं दिखाया। तो अब इसमें इनको एडजस्ट करना चाहिए था कि जब सूबों ने फाजिल नहीं दिखाया तो 550 अरब रुपए तो आपका बजट खसारा बढ़ जाएगा। इसका क्या होगा, उसका वो खामोश है। तीसरा ये कि IMF ने ये कहा है कि हम सितंबर में आपको देखेंगे आप क्या कर रहे हैं, हमारी किस्त रोक ली। वो सितंबर में आके हमारे ऊपर जो है मसाइल जरा मुश्किलात पाकिस्तानियों के लिए काफी बढ़ जाएंगी, पाकिस्तान के लिए बढ़ जाएंगी। आपसे मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा और मेरा सवाल आपसे होगा फिर इसको अवाम दोस्त बजट कैसे कहा जा रहा है। लेकिन उसामा गाजी को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उसामा गाजी बताइएगा, PDM से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकली थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि नून लीग भी अपोजिशन से निकल गई है। शहबाज शरीफ साहब गायब थे, अपोजिशन को एक और पसपाई हुई। ये अपोजिशन है या क्या है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के कज़न हैं और शहबाज शरीफ साहब के काफ़ी करीब थे मियाँ शफ़ी साहब, ये हाजी शफ़ी, ये इनके कज़न थे। उनका इंतकाल हुआ तो यही नून लीग कह रही है जी उनके इंतकाल की वजह से जो है शहबाज शरीफ साहब वहाँ नहीं थे। मगर इसके बावजूद अगर आप देखें तो कोई एक्टिविटी उस तरह से नज़र नहीं आई। जब ये शुरू हुआ सारी हंगामा रही हुई, तो आज अगर अपोजिशन की ओवरऑल आप कारकर्दगी देखें तो मायूस क्यों नहीं आपको असेंबली में नज़र आई होगी। कुछ वो मायूस इसलिए थे कि जरदारी साहब जो चाहते थे जिस तरह लाहौर आए किया, वो नहीं हो सका। फिर नून लीग के अंदर जो अपनी लड़ाई चल रही है वो मुसलसल चल रही है। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी वो चीज़ नज़र आएगी। सबको ये पता है, अपोजिशन के अंदर भी पता है, सबको पता है कि उनकी अपनी लड़ाई है और वो एक नहीं है। एक ग्रुप मरीम साहबा का, एक ग्रुप शहबाज शरीफ साहब का है। तो जब ये होगा तो फिर आप अपोजिशन को क्या दूर से किस तरह से इकट्ठा कर लेंगे? उनके अपने अपने हैं। पीपल्स पार्टी और ANP तो पहले PDM से निकल चुकी और उनको वापस लाने में नवाज शरीफ साहब इंटरेस्टेड नहीं है। शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं जी पार्लियामेंट के अंदर रहकर उनको साथ लेकर चला जाए, कोई मुफाहमत की जाए, कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग किया जाए, किसी तरह से आगे बढ़ा जाए, कोई अगले इलेक्शन 2023 के इलेक्शन में मैं कोई अपनी पोजीशन बना सकूं, कोई मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बन सकूं। नवाज शरीफ साहब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। नवाज शरीफ कहते हैं कि नहीं, शहबाज नहीं, मरियम हो या मैं हूं, इसके अलावा नहीं। तो वो अपनी बचाना चाह रहे हैं, कोई ऐसी कोई डील मिल जाए कि उनके, चूंकि वो नाहल हैं, तायात नाहल हैं, मरियम साहब भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती है, काउंसलर का नहीं लड़ सकती। तो ये उनके असल में अंदर मसाइल हैं। और जब आप खुद से इकट्ठे नहीं होंगे अपने अंदर, तो उसके बाद आप अपोजिशन को कैसे इकट्ठा करेंगे, क्या लाहेमल बनाएंगे? तो लिहाजा वो पहले पीसी थी, PDM तो किस्सा पारीना हो चुकी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमज़ोर अपोजिशन अलायंस हमने देख ली। अब ये जो APC है, ये शहबाज शरीफ साहब की APC है, इसका भी कुछ नहीं बनेगा। और वही आपने देख लिया कि पहले बड़ी हंगामा आराई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कितनी आसानी से हुकूमत ने बजट पास करवा लिया, उसको कोई मसला ही नहीं हुआ। तो हम जो ये बातें सुन रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी मैं तमाम MNS को शहबाज शरीफ साहब के सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो टफ टाइम दें। शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं पैर पकड़ने को तैयार हूं, अगर मुझे पैर पकड़ने पड़े तब भी मैं कर लूंगा। लेकिन ये सिर्फ फिर सारी बातें ना होती हैं, ये सिर्फ आवाम को धोखा देने वाली बात होती है, क्योंकि आवाम को पहले से धोखा देते आ रहे हैं, फिर आवाम को धोखा दें ताकि अपनी सियासत में कुछ जो सांसें बची हैं उसको दोबारा से ले सकें। असल में या तो आपके पास कोई एजेंडा हो। मैं मिसाल ये दे रहा हूँ कि अगर ये आपने बजट देखा, इसके मुतबादिल आपके पास एक शैडो बजट हो जी कि देखें हम ये चाहते थे, आप इस तरह से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, आप इस तरह से एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, जिस तरह हमने माजी में बढ़ा दी थी। तो माजी में तो ना पीपल्स पार्टी ने एक्सपोर्ट बढ़ाई, ना माजी में नून लीग ने एक्सपोर्ट बढ़ाई, ना माजी में उन्होंने कोई टैक्स कलेक्शन कोई बेहतर कर दी। कोई उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसके ऊपर वो कह सके कि जी हमने ये करके दिखा दिया था और तहरीक इंसाफ वो नहीं कर सकी। कब IMF के पास नहीं जाया गया? अब तो लड़ाई IMF से ये हो रही है, वो कह रहे हैं कि जी आप 6 रुपए बिजली का पर यूनिट बढ़ाएं और हुकूमत वो बढ़ाने को तैयार नहीं है, वो लड़ाई अलग से हो रही है। तो ये वजह है कि आप देखते हैं कि इनका वो आपको एजेंडा समझ नहीं आता, सिवाय इसके कि जनाब ये हुकूमत जाए और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सिर्फ आप हमें हुकूमत दे दें और उसके बाद जो दिन चढ़ेगा उस दिन जनाब दूध और शहद की नहरें बहरी होंगी, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस दिन जनाब जरदारी साहब को इख्तियार मिल जाए, बिलावल भुट्टो को मिल जाए, वो वज़ीर आज़म बन जाए, यहाँ वो कहेंगे शहबाज शरीफ कहेंगे मुझे मिल जाए इख्तियार, मैं वज़ीर आज़म बनूँ, नवाज शरीफ कहेंगे मैं वज़ीर आज़म, मरियम कहेंगे मैं वज़ीर आज़म, तो वो बन जाएंगे। तो ये असल सोच होती है और उसके पीछे बस सारे कोई आपके पास एक कोई एजेंडा सेट नहीं होता कि अच्छा मिसाल के तौर पर जनाब अगर हुकूमत कह रही है जी हम गाड़ियाँ सस्ती कर रहे हैं, छोटी गाड़ियाँ, तो आप कहें जी ये बड़ा जुल्म हो रहा है, आप ये ना करें, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करें या इसको कम ना करें, इस तरह करें, तो वो भी नहीं होता। आप देख लीजिए लड़ाई तो यहाँ पर हो रही है कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक है नहीं है, देना है किस तरह नहीं देना, उस पर एक दूसरे के फॉर्मूले आ रहे हैं। तो कोई मीनिंगफुल उस तरह से बहस हो ही नहीं पाती, क्योंकि अगर होना शुरू होती है तो कहते हैं ये तो पार्लियामेंट हमने इस तरह से चलानी नहीं थी। नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये क्या कर रहे हो, यहां तो कोई हुल्लड़बाजी करो। ठीक है, चलें, ये तो सियासी बातें हो गई, अपोजिशन और हुकूमत के हवाले से बात हो गई, लेकिन हुकूमत मुस्तकिल ये बात कह रही है कि मनफी अशारिये में नहीं है, पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है। लेकिन जो मैं बात आपकी सुन रहा था शायद हसन सिद्दीकी साहब, उससे मुझे लग रहा था कि जो बजट आवाम दोस्त कहा जा रहा है
वो अवाम दोस्त कहा तो जा रहा है लेकिन वो लग नहीं रहा है और अवाम के लिए बेहतरी आगे नजर भी नहीं आ रही। आप इत्तेफाक करेंगे या इत्तेफाक नहीं करेंगे? आपने मुझसे पूछा है? जी आपसे पूछा सर। जी मैं ये अर्ज करूंगा कि अभी जो गाजी साहब बात कर रहे थे आखिर में बिल्कुल सही उन्होंने बात की है। इसको किसी सूरत में भी अवाम दोस्त नहीं कहा जा सकता। जैसे मैंने आपको पेट्रोलियम लेवी का बताया, उसके नतीजे में मेरा अंदाजा ये है कि अगले माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कम से कम 20 रुपया लीटर इजाफा होने जा रहा है और इसका जो इम्पैक्ट आएगा आवाम के ऊपर, खाने पीने की अशिया पर, ट्रांसपोर्ट के किराए पर, वो सबको पता है। नंबर एक। दूसरी बात यह कि बड़ा अहम खेल हुआ है, बड़ी ज्यादती इस मुल्क के साथ हो रही है। वो ये थी कि बजट तकरीर में ये कहा गया कि पिछली हुकूमत ने मसनूई तौर पर शरह सूद को कम रखा था जिसकी वजह से तबाही आई। तो पिछली हुकूमत ने बहुत सी गलतियां की मगर उनका मुस्बित था 3%। इस वक्त सूरत हाल ये है, हमें भी इल्म है कि 10.9% जो है हमारा अफरात ज़र है, शरह सूद 7% है। इसका मतलब है कि 3.9% मनफी। ये तो तबाही का नुस्खा है। स्टेट बैंक को, कौम को जवाब देना पड़ेगा कि आपने शरह सूद को इतना कम क्यों किया। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ मैं आपको बता दूं। 2 करोड़ 10 लाख अफराद थे जिनको फरवरी 2020 में अगर उन्होंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराया था तो उनको 11,000 अरब रुपया साल मिल रहा था। सही। इस हुकूमत ने, स्टेट बैंक ने 3 महीने के अंदर 2020 में मार्च से जून तक उस शरह सूद को, शरह मुनाफा को इतना कम कर दिया कि उनको 5.5% मिलने लगा। तो 2 करोड़ 10 लाख आदमियों से 500 अरब रुपया स्टेट बैंक ने कानून तोड़कर, और वो कानून कौन सा तोड़ा है? बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A और आईन पाकिस्तान की शिक 3, इनको तोड़कर गैर कानूनी तरीकों से 2 करोड़ 10 लाख आदमियों से 500 बिलियन रुपए आपने खींच लिया। उनकी कीमतें, जो उनकी कुव्वत खरीद है वो कम हो गई। पेट्रोल का मैंने आपको बता दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने तालीम और सेहत की मज में जो हदफ रखा था तहरीक इंसाफ ने अपना 2013 से अब तक, उसमें तकरीबन 2000 अरब रुपया तालीम और सेहत में कम रखा गया है। और ये 9वां साल है केपी में कि 9 साल में इन्होंने तहरीक इंसाफ ने भी वहाँ वही किया जो सिंध ने किया, मैं पीपल्स पार्टी ने किया था या पंजाब में PMLN ने किया था। कोई फ़र्क नहीं है तालीम में, सेहत में, एग्रीकल्चर टैक्स में, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में कोई तब्दीली नहीं है। अब मुझे जो खौफ आ रहा है, एक तो ये है कि CPEC को जो हम गेम चेंजर बनाने की बात कर रहे थे वो गेम चेंजर बनता नजर नहीं आ रहा, नंबर एक। दूसरा खदशा ये है कि मैं पूरी रिसर्च की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि अगर ये पॉलिसियाँ जो आज हैं, ये जो पिछले थी, तो खुदा न खास्ता ये पूरी कैलकुलेशन है 2075 तक खुदा न खास्ता हमारी फीकस आमदनी जो है वो OECD ममालिक से कम रहेगी। तो अब हमें ये देखना है कि जब हमारी टैक्सों की आमदनी से हमारा जो है दफा सूद ही नहीं हो रहा और हम वो बढ़ाना नहीं चाह रहे। खैर पाकिस्तान के लिए मनफी चीजें सामने ज्यादा नजर आ रही हैं, बजट के वाले से बात सामने हो रही है और आगे जाके भी महंगाई में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। उसामा भाई, लास्ट आपसे मैं कमेंट चाहता हूं, ये बताइएगा अपोजिशन रेत की दीवार साबित हुई है, अब क्या अपोजिशन आवाम को मुंह दिखाने के लिए कोई सियासत कर सकेगी? क्योंकि आज हमने देखा कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं है। हम बहुत सारी बातें करते हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है या नहीं है, लेकिन अपोजिशन इस वक्त एक पेज पर नहीं है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? आगे भी इसी तरह से होगा। ये आप देखेंगे शहबाज शरीफ साहब की APC है, उसमें भी कुछ नहीं खास निकल सकेगा और ये सिर्फ बस बैठेंगे और उसके बाद अपना कि जी पार्लियामेंट में हम किस तरह से इकट्ठे हों, आगे किस तरह से बढ़ना है, इस तरह की बातें होंगी, मीटिंग्स होंगी। कोई ख़ास इस तरह का एजेंडा नहीं बना सकेंगे क्योंकि शहबाज शरीफ साहब किसी भी सूरत में जल्द से जुलूसों और इस तरह से एजिटेशन के हक़ में नहीं है, जबकि मरीम साहबा, नवाज़ शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब ये मिलकर बाहर जल्द से करने की कोशिश करेंगे, अपना PDM का इजलास अलग बुलाएंगे। आप खुद सोचिए कि एक PDM है, जब एक प्लेटफॉर्म मौजूद है तो फिर APC की क्या जरूरत है? तो लिहाजा अपोजिशन किसी भी तरह से अगले, अब जब तक इलेक्शन नहीं, 1.5 साल तक वो आपको इकट्ठी नजर नहीं आएगी और उसके बाद फिर अगले साल तो वैसे ही दौड़ शुरू हो जानी है इलेक्शन की। तो पीपल्स पार्टी अपना वही जमहूरियत का और GA भुट्टो उस तरह चलेगी, शहबाज शरीफ साहब अपनी खिदमात गिनाएंगे कि हमने पंजाब को ये कर दिया था और फिर उस लिहाज से वोट हासिल करना चाहेंगे, जबकि मरीम और नवाज शरीफ साहब का बयान वही होगा कि जी ये सिलेक्टर है और यहाँ पर जमहूरियत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खलाई मखलूक और उस तरह के इशारे किनारों में लेकर वोट लेने की कोशिश करेंगे।
ठीक, बिल्कुल। पीडीएम जब बनी थी उस वक्त भी सबका ख्याल यही था, क्योंकि पीडीएम एक पेज पर नहीं चल सकती, मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उनका स्टेक अलग अलग है, उनके नजरियात अलग अलग हैं, ये मफाद के तहत एक साथ आ गए हैं, लेकिन इनका आगे मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।